मधेसी दल रह ही कहाँ गया। अब तो पहाड़ी खसवादी शासक के सामने अपना पगड़ी बुझा दिए। तो मधेशवादी सिर्फ कहने के लिए, मधेशवादी तो ये सिर्फ जनमत पार्टी है, और जनमत पार्टी और मधेशवादी जो कहने वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर 72 छेद है, वो लोग तो अब मधेशवादी रह न गए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर। आज अभी के समय में हमारे पार्टी का नीति निर्देशन जो है 22 जिला में ओड़ा अधिवेशन कार्य निरंतर जारी है। ओड़ा अधिवेशन के तहत हम लोग रूपंदेही जिला में अभी तक आज ही की दिन भी देख लीजिए, लगभग 4 जगह पे आज हम लोग का ओड़ा अधिवेशन है। रोहिणी में है, सेमरीमाई में है, गैड़ाहवा में है, उसके बाद लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका में है, और ये भैरहवा मायादेवी भैरहवा में पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भी है। तो निरंतर हम लोग पार्टी प्रवेश कार्यक्रम और ओड़ा अधिवेशन में अभी हम लोग व्यस्त हैं, और निरंतर इसी कार्यक्रम में हम लोग व्यस्तता के बावजूद भी अन्य कार्यक्रम भी देख रहे हैं, गांव कमेटी भी बना रहे हैं, और जनता को जागरूकता अभियान भी हम लोग जनता के बीच में जाकर स्वराज अभियान भी चला रहे हैं। बहुत ही सांदर्भिक प्रश्न विवेक सर आपका। वास्तव में कहा जाए, मधेश और मधेसी जनता के लिए सदियों से हम लोग देखते आ रहे हैं और विद्यार्थी काल से देखते आ रहे हैं कि मधेश और मधेसी जनता वास्तव में शोषण, दमन, अत्याचार में फंसा है, कहीं न कहीं जंगली राज में फंसा हुआ है। अभी की अवस्था में पंचायती काल का व्यवस्था ही नहीं कहा जाए, ये राणा तंत्र चल रहा है, कर्मचारी तंत्र चल रहा है, जंगली राज चल रहा है। इस जंगली राज को देखते हुए वर्तमान अवस्था में कहने के लिए लोकतंत्र गणतंत्र तो आ गया, लेकिन जनता राज नहीं आ पाया। तो हम लोग विद्यार्थी काल से जब हम पढ़ रहे थे, बीबीएस में पढ़ रहे थे, तभी से हमको अनुभूति हो रहा था कि वास्तव में मधेश और मधेसी जनता के लिए क्या किया जाए। उससे पहले हम डॉक्टर सी के राउत जी के संगठन से नहीं जुड़े थे, फिर भी मेरे अंदर वो राजनीतिक चेतना थोड़ा कहीं ना कहीं वो मेरे भीतर से आता रहता था कि मधेसी के लिए अभी नौकरी का व्यवस्था नहीं है, मधेसी जनता शोषण, दमन, अत्याचार में फंसा हुआ है, मधेसी किसान बिलह बिलह कर रोकर अपना आंसू पोंछ कर बेचारा वो लोग किसानी करता है, फिर भी कुछ नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो इसका मेरे अंदर बारंबार ये भावना उठते हुए, और इसी दौरान जब हम विद्यार्थी काल में थे, बहुमुखी कैंपस में थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय ये फोरम का आंदोलन 62-63 में चल रहा था। तो उसमें अनौपचारिक रूप से कहीं ना कहीं वो आंदोलन में शामिल हुए, मेरे अंदर और इसका भावना और उत्सुकता जगा, और बाद में हम कुछ लेख रचना, ऐसे तमाम विषय वस्तु पे अपना भावना रखते हुए, अपना विचार रखते हुए बाद में जाके डॉक्टर सी के राउत जी से संपर्क हुआ, और मैंने वो सही प्लेटफॉर्म को चयन किया कि वास्तव में अगर मधेश और मधेसी जनता का समृद्धि हो सकता है तो जनता राज से और स्वराज से ही हो सकता है। इसलिए मैं स्वराज अभियान आज से 6 वर्ष पहले ज्वाइन करके संघर्ष किया। आप सभी को अवगत है, मेरा शुरुआत ही धगदही चौराहा से हुआ था। पत्रिका जलाने के दौरान में संयोग से हुआ, वो पत्रकार सम्मेलन के दौरान वो संयोग से हुआ था। ऐसा कोई वहाँ पर कोई पत्रकार से हम लोग का कोई दुश्मनी नहीं था, पत्रिका से कोई दुश्मनी नहीं था। राज्य व्यवस्था का जो षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के विरोध में हम लोग संघर्ष के दौरान ये धगदही थाना में हम गिरफ्तार भी हुए। तो मेरा राजनीतिक शुरुआत औपचारिक रूप से वहीं से हुआ है सर। की अवस्था में सर हम लोग गांव कमेटी पहले विस्तार कर चुके। अब ये रूपंदेही के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, रूपंदेही के संदर्भ में अगर देखा जाए, तो हम लोग निरंतर हिडन रूप से पहले से ही निरंतर काम कर रहे हैं, पूरा योजनाबद्ध काम कर रहे थे ताकि जड़ से मजबूत किया जाए। तो उसी दौरान हम लोग ज़्यादा प्रचारबाजी न करते हुए भी गांव कमेटी में हम लोग जन परिचालन, पहले ही आप लोग को अवगत होगा कि जन परिचालन समिति हम लोग सैकड़ों की संख्या में समिति निर्माण करके जनता को गांव-गांव में पठाए। वो जनता को कैच करके वहाँ पे सभी राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, विद्यार्थी, युवा, महिला, किसान सभी को समेटते हुए वहाँ पर एक किस्म का यूनाइट किया गया कि आपको आपका हक, अधिकार, अड़चर संरक्षण मधेश और मधेसी जनता में कैसे, मधेसी जनता का कैसे समस्या समाधान किया जा सकता है, उसको बाकायदा प्रशिक्षण करते हुए आगे बढ़ाया गया। आज के दौरान में हम लोग वही गांव कमेटी जो गठन हुआ है, उसी के तहत हम लोग वाड़ा कमेटी गठन कर रहे हैं। वाड़ा कमेटी अब जल्द ही, जहां पर अभी देख रहे हैं कोटाई माई संपन्न हो गया, मरचवारी संपन्न हो गया, उसके बाद मायादेवी संपन्न हो गया, तो हम लोग विस्तारित बैठक भी कर चुके। जल्द ही हम लोग छठ पर्व के बाद यहाँ पर गाँव पालिका स्तर का अधिवेशन शुरू करेंगे। मधेसी दल रह ही कहाँ गया।
अब तो पहाड़ी खसवादी शासक के सामने अपना पगड़ी बुझा दिए, तो मधेशवादी सिर्फ कहने के लिए, मधेशवादी तो ये सिर्फ जनमत पार्टी है, और जनमत पार्टी और मधेशवादी जो कहने वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर 72 छेद है, वो लोग तो अब मधेशवादी रह न गए। वो उससे बेहतर तो, और तो जब दोगला ही बनना है तो एक नंबर का दोगला बना जाए ना। ये 2 नंबर के दोगलों के पीछे, माले कांग्रेस माओवादी के पीछे मधेसी जनता इसीलिए ना लग रहा है। ये 2 नंबर के दोगलों के पीछे मधेसी का वोट भजाते हैं और अपने आप को पहाड़ी खसवादी शासक के सामने ले जाकर बेच देते हैं और अपने आप को मधेसीवादी और मधेसी कहते हैं। तो ये 2 नंबर के दोगलों से बेहतर तो ये माले कांग्रेस माओवादी है ना। और जनता इसी के वजह से कहती है चलिए इनको हम वोट दिए। क्या किया? जब उन लोगों को ले जाकर वही सिंह दरबार में बुझाना है, प्रचंड जी के हाथ में बुझाना है, बाबूराम जी के हाथ में बुझाना है, केपी ओली जी के, प्रधानमंत्री जी के हाथ में ही बुझाना है, तो जनता सोच समझ चुका है कि इन लोगों से हम लोग का क्या फ़ायदा है। इन लोगों को वोट देंगे, जिताएंगे, फिर भी ले जाकर शरण वहीं पर रखेंगे। तो उससे बेहतर ये जनमत पार्टी कहीं से फूट टूट कर आया नहीं पार्टी है। ये अपने से मधेशवादी और एक महान वैज्ञानिक के नेतृत्व में संचालित है। आप सभी को अवगत है, सभी जन समुदाय को अवगत है कि ये महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीके राउत के अध्यक्षता में, उनके संयोजकत्व में जो ये संचालन हो रहा है अभियान, ये जनता की अपना पार्टी है। ये प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक पार्टी है और जनता का जन अभिमत और जनमत संग्रह में आस्था रखने वाली राजनीतिक पार्टी है। और इसीलिए ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का वकालत करती है कि जनता राज स्थापना होना चाहिए और जनता को अनुभूति होना चाहिए कि हम अभी जंगली राज में नहीं हैं और जनता राज में हैं। यही हम लोग का। और उन पार्टी में वो तो अभी क्या हुआ, वो तो सड़े गले का जो होता है ना, सड़े गले का वो लोग 2 दिन का 4 दिन का खाना बन चुके हैं, वो गंधा चुके हैं। उनको अब जनता के अंदर उसका वासना, सुगंध आ चुका है, दुर्गंध आ चुका है कि अब ये लोग से काम नहीं चलने वाला है। अब सिर्फ जनमत पार्टी ही जनता के बीच में आएगी और जन बहुमत से पूरे के पूरे मधेश में राज करेगी और जनता राज स्थापना करके जनता को जनसंप्रभुता कायम करेगी। और यही हम लोग का फर्क है। वो पहाड़ी खसवादी शासक के चरणों में गिरने वाली पार्टी नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं। 72 छेद वाले पार्टी लोग अभी कोई क्या हुआ, संसद विधायक मंत्री बनकर भी 52-55 मंत्रालय हाँकते हुए भी अभी भी हम लोग को जो पुरानी चीज़ों में लड़ रहे थे, जो इतना बलिदानी दे चुके, कभी नागरिकता के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे, कभी संघीयता के नाम पे, तो हम लोग शासन व्यवस्था के नाम पे भी अगर संघर्ष किए तो ये लोकतंत्र गणतंत्र कहने के लिए सिर्फ आया, ये फैंसी वर्ड सिर्फ लिखने के लिए आया। कहीं गाँव पालिका में क्या लिख दिए कि ये लोकतंत्र आ गया, ये गणतंत्र आ गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो गया, सिर्फ लिखने के लिए आ गया। ये भित्ता में लिखने से सिर्फ मधेश का परिवर्तन नहीं होगा। अब मधेसी जनता जानता है कि हम मधेसी का कल्याण होगा तो जनमत पार्टी से ही होगा और जनता राज ये जनमत पार्टी ही लाएगी, डॉक्टर सीके राउत जी ही लाएंगे कह पूरा का पूरा भरोसा है। देखिए, लक्ष्य हम लोग का जो लक्ष्य है यथावत है। अब रास्ते चल रहे हैं, आप अगर कहीं पर बाधा अवरोध देख रहे हैं, रास्ते में खाड़ल आ गया तो उसमें गिरकर आप मरेंगे नहीं। आपका लक्ष्य क्या है कि अगर देर ही सही तो घूमकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। तो हम लोग का जो लक्ष्य था, अब एक मधेश समृद्ध बनाने के लिए तो तमाम किस्म का कैडर चाहिए ना। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। अपना सेना पुलिस हाँकने के लिए भी तो अपना एक अच्छा खासा युवा दस्ता भी चाहिए, अच्छा खासा पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों का समूह चाहिए। तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जनता के बीच में पहले जाकर जनता क्या चाहती है, और पहले तो हम लोग अभियान ही चलाए। और हम लोग का एजेंडा के तहत ही आज भी, पहले भी जो रोड मैप था आज भी यथावत है। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर जनता से पूछेंगे जनता क्या चाहेगी, स्वराज चाहेगी नहीं चाहेगी, तो हम मधेश में अपना चुनाव खुद कराएंगे। तो मधेश में अब लोग चुनाव कराने की, मधेश में चुनाव नेपाल सरकार खुद करा रहा है, तो मधेश में हम लोग सहभागी क्यों न बने। तो मधेश में सहभागी बनकर, देश में सहभागी बनकर हम लोग उस चुनाव का प्रतिफल हम लोग ले सकते हैं। जनता ले सकती है कि जनता क्या चाहती है, जनता गुलामी चाहती है या आज़ादी चाहती है, जनता के हाथ में है। और वो निर्णय पहले भी था, आज भी है। और जनता राज स्थापना करने के लिए हम लोग वो चुनाव में जा रहे हैं कि वास्तव में जनमत एक किस्म से एक क्या है, ये किस्म से जनमत संग्रह है, जन अभिमत का कदर है कि जनता वास्तव में स्वराज स्थापना करना चाहती है या नहीं चाहती है। जनता नहीं चाहेगी तो उसका खुशी है।
तो इसीलिए हम लोग जनता के बीच में पहले भी थे और आज भी थे, और लक्ष्य उद्देश्य सेम का सेम वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ थोड़ा देर ही सही, अब हम लोग के पास आंदोलन करने के लिए देखिए शक्ति नहीं है। मधेसी जनता को हम लोग मरवा नहीं सकते, हमारे पास सेना पुलिस कर्मचारी नहीं है। रोड पे किसको उतारेंगे, क्या कहते, विद्यालय किसका बंद करवाएंगे, व्यापार किसका बंद करवाएंगे? अगर मधेश का विद्यालय बंद करवाएंगे तो अपने पैर में हम अपने ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हम अगर मधेश का व्यापार बंद करवा रहे हैं तो हमारे मधेसी सब वहाँ का आर्थिक अवस्था कमजोर होगा। हम रोड पे अगर उतरते हैं तो पहाड़ी खसवादी शासक के सेना पुलिस कर्मचारी हैं, इतना लाठी बरसाते हैं, हमारे लोग मर जाएंगे। तो मर कर आज़ादी लेना क्या फ़ायदा है? तो हम लोग यही कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीका से बृहत जन अभिमत का कदर किया जाए कि जनता क्या चाहती है वो लेगी। और इसी के दौरान हम लोग अब की बार एक ही मांग जनमत संग्रह का हो ऐलान डॉक्टर सीके राउत जी राष्ट्रीय सभा गृह में सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ही बोले थे। तो हम लोग ये वार्ता किए हैं 11 बुधे, ये वार्ता सिर्फ हुआ है, सहमति सिर्फ हुआ है, और किसी से हम व्यक्ति से नहीं किए हैं, और वो हम लोग के राज्य के प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुआ है। तो हर एक ये सिस्टम होता है, कोई भी अगर वार्ता सहमति, विगत पहले से देखिए राणातंत्र में, राजतंत्र में भी, राणातंत्र राज और कांग्रेस के आंदोलन में वार्ता तो हुआ, सहमति तो हुआ, लेकिन ये लोग सहमति बार त्रिपक्षीय वार्ता जाकर काठमांडू में, वहाँ क्या दिल्ली में करते थे। तो हम लोग तो नेपाल में किए हैं, और वैसे ही यहाँ पर वार्ता कब नेपाल में हुआ है? देखिए जो भी वार्ता किया है तो मंत्री पद भजाने के लिए किया है, लेकिन हम लोग वार्ता और सहमति किए, 11 बजे समझौता किए, तो कहीं मंत्री पद नहीं लिए, कहीं पर हम लोग चुनाव में नहीं गए, कहीं पर वहाँ पर हम लोग का मंत्रालय अथवा कोई बाढ़ फाड़ के में सहभागी नहीं हुए। हम लोग जनता के बीच में जाने के लिए वार्ता और सहमति किए। माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध किया, वार्ता कहाँ जाकर किया? दिल्ली में जाकर करता है, भारतीय प्रधानमंत्री, और उनको भारत के लोग को साक्षी बनाता है। लेकिन हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीके राउत, हमारे अध्यक्ष जी, तो दुनिया को साक्षी, आप लोग का मीडिया लाइव टेलीकास्ट दिखाकर कि जनता देखे, वास्तव में सबके सामने हम लोग यहाँ पर वार्ता कर रहे हैं। और वार्ता किस किस मुद्दा पे? बंद कोठरी में नहीं, दुनिया को साक्षी रखकर, और वार्ता पूर्ण रूप से सफल हुआ है, मधेश के पक्ष में हुआ है, मधेसी जनता के पक्ष में हुआ है। ये जनता राज लाने के लिए हुआ है, जन अभिमत का कदर करने के लिए हुआ है, और इसीलिए अभी हम लोग चुनाव में सहभागी हो रहे हैं कि जनता जंगली राज चाहेगी, ये राणा तंत्र चाहेगी, कर्मचारी तंत्र चाहेगी, कि वास्तव में जनता राज चाहेगी, और ये हम लोग जनता के हाथ में सौंप रहे हैं अभी की अवस्था में। ये बहुत ही सांदर्भिक प्रश्न आपने उठाया सर, इसके लिए विशेष आपको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये रहा, कोई भी विद्रोही पार्टी होता है तो अनुशासन का सही अगर मार्गदर्शन नहीं पार्टी में दे पाएगा तो पार्टी नहीं चल पाती है। हम लोग विद्रोही शक्ति से उभरे हैं, अनुशासन कड़ा होता है। और रहे वो कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम इस पद पे थे, मेरा पूरा का पूरा जिम्मेवारी बनेगा, और ये छोटी छोटी बातें हमसे क्यों नहीं पूछा गया, हमको बढ़ुआ क्यों नहीं किया गया, तो महीना में 2-4 बार कार्यकर्ता का बढ़ुआ नहीं होता है, उसका अधिवेशन है, सिस्टम है। अब कोई पद के लिए अगर मरता जीता है, पार्टी छोड़ता है, तो उसके लिए संगठन कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं तो डॉक्टर सीके राउत भी कुछ नहीं कर सकते। उनका जो लक्ष्य है, जो वैधानिक व्यवस्था है, जो घोषणा पत्र में उल्लेख है, जो हमारे विधान के तहत किसी को पद का लोभ लालच है, वो अधिवेशन के तहत आए। तो कुछ साथी लोग पार्टी परित्याग किए, चाहे केंद्र के हो चाहे जिला के हो, कहीं ना कहीं किए हैं, लेकिन रूपंदेही में ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2-4 हल्ला सुने थे तो वो लोग फिर से वापस भी आ गए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग का यहाँ पर पार्टी कोई परित्याग किया है, और पार्टी से वो लोग अपने से पहले से विचलित थे, कहीं ना कहीं वो लोग बाहरी शक्ति से संचालित थे। उनको जो पार्टी का नीति निर्देशन सिद्धांत था वो उनको सुइटेबल नहीं लग रहा था। तो जब पार्टी का नीति निर्देशन सिद्धांत और मापदंड के आधार पर जो नहीं चलेगा, उसको अच्छा वास्तव में नहीं लगेगा। तो क्षणिक समय में कुछ लोग जुटे थे और स्वार्थवंश जुटे थे, कहीं से संचालित होकर जुटे थे, तो उनको अच्छा नहीं लगा, वो लोग पार्टी छोड़ दिए। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। मधेश का अभियान है, इसमें बहुत लोग, ये ट्रेन चल चुकी है, कितने लोग बैठेंगे, कितने लोग उतरेंगे, अभी बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जा भी सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बात में हमारा ये पार्टी मायने नहीं रखता है। जो मधेसी जनता का वफादार है, जो सच्चे दिल से मधेश को समर्थन करता है, जो मधेश के हक अधिकार और मधेसी जनता के लिए पूर्ण रूप से वफादार बन के अपने खून पसीना को यथावत रखते हुए अगर जो मधेश का समृद्धि चाहेगा, मधेश का आज़ादी चाहेगा, मधेश में स्वराज का स्थापना चाहेगा, वो कहीं किसी किस्म से जनमत के प्रति शंका उपशंका नहीं रखेगा। जिसको जनमत के बारे में
अल्प ज्ञान है वो इधर उधर अभी की अवस्था में कर रहे हैं। वो बाद में जाकर देखिए, अभी जो विचलित हैं वो बाद में फिर से एक जगह एक ढिक्का होकर मधेश अभियान में, वो लोग मधेश के आज़ादी अभियान में शामिल होंगे। मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि जो अभी एक दो लोग अभी इधर उधर इधर उधर बौखलाए हुए हैं, इधर उधर साइड में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हैं वो लोग, खास कहा जा तो वो दिग्भ्रमित उन लोगों का भ्रम जल्द से जल्द छूटेगा और जनमत में और लोग आकर अपना अस्तित्व बैठाएंगे, अच्छा खासा साथ देंगे और जनता राज लाने के लिए, स्वराज स्थापना करने के लिए संघर्ष करेंगे। और अधिवेशन का हम लोग तय किए हैं और फागुन के लास्ट में महाधिवेशन होगा। अभी तक क्या था, हम लोग जल्द से जल्द विद्रोही शक्ति से परिणत हुए थे, पार्टी बनाए थे, तो सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो जाता है। कोई जल्दबाजी निर्णय किसी को नहीं लेना चाहिए था और ये जल्दबाजी का निर्णय थोड़ा खतरनाक भी होता है। तो इतना अब तत्काल डॉक्टर सी.के. राव जी जेल से छिड़ते हुए वहाँ पर वार्ता हुआ, सहमति हुआ, उसके बाद हम लोग पार्टी का गठन किए और पार्टी निर्वाचन आयोग में दर्ता हुआ और पार्टी निर्वाचन आयोग में विधान, घोषणा पत्र, आर्थिक नीति सब कुछ बनाना पड़ता है। सब कुछ एक ही महीना में, 2 ही महीना में जल्दबाजी में हुआ है। तो ये नहीं कहना चाहिए कि अभी की बाहरी लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी अध्यक्ष ही सिर्फ हैं। तो ये प्रावधान है हम लोग का, अभी पूरा का पूरा अधिकार केंद्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया है। लेकिन हम लोग जितना केंद्रीय पदाधिकारी हैं, केंद्रीय सदस्य लोग हैं, वो सब निर्णय करेंगे। बाद में महाधिवेशन होगा कि किसको कौन सा पद दिया जाए, कौन सक्षम लोग हैं, कौन पार्टी हाँक सकते हैं, तो सब बनाने की बात है। अब संरचना पार्टी का बन रहा है, देख ही रहे हैं, वड़ा गांव कमेटी, गांव पालिका में अधिवेशन शुरू हो चुका है। अब ऐसे ऐसे तो पार्टी, अभी तो प्रदेश का भी नहीं बन पाया है, देखिए जिला का समन्वय समिति पूर्ण रूप से नहीं अभी अधिवेशन के तहत आ पाया है। तो अब शुरू तो हुआ है, अब तो हम लोग तो अभियान में लगे हुए हैं, पार्टी स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब पार्टी बना ही नहीं, अब आप बाहर सोचने लगे कि हम लोग ये पद क्यों नहीं पाए, वो पद क्यों नहीं पाए, पद के लिए लड़ते रहेंगे तो पार्टी क्या चलेगी। इसीलिए ये विद्रोही शक्ति से परिणत होते हुए डॉक्टर सी.के. राव जी को हम लोग सब केंद्रीय समिति का बैठक करके निर्णय दिया गया था कि आप अभी पूरा बागडोर संभालिए पार्टी का। महाधिवेशन तय करेगा किसको कौन पद दिया जाएगा, कैसे पार्टी संचालन किस तरीके से किया जाएगा। तो उसमें पार्टी के अंदर हम लोग का कोई दुविधा नहीं है। जब इतना भी केंद्रीय सदस्य थे और उसमें अब आपने एक सवाल उठाया कि कोई एक केंद्रीय कार्यकारी, वो जो पार्टी परित्याग किए हैं वो कार्यकारी पद पे नहीं थे, कार्यकारिणी में पदाधिकारी में वो नहीं थे। अब उनका, अब सब लोग हम लोग समानांतर थे, सभी केंद्रीय सदस्य अभी समानांतर रूप से ही काम कर रहे हैं। बाकी पूरा का पूरा दारोमदार अभी हम लोग, ये बात सही है कि केंद्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया है और अधिवेशन के तहत हम लोग निर्णय करेंगे और जल्द ही निर्णय करेंगे। हम लोग सर देखिए, आगे के चुनाव में, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे प्रतिनिधि सभा का चुनाव हो, चाहे प्रदेश सभा का चुनाव हो, चुनाव में हम लोग सहभागी होंगे। और आपसे हम पहले भी कह चुके कि चुनाव में सहभागी होने का लक्ष्य हम लोग का एकदम पूरा का पूरा क्लियर है कि जनता क्या चाहेगी। जनता आज़ादी चाहेगी, मधेसी जनता आज़ादी चाहेगी कि गुलामी चाहेगी, वो वहीं पर निर्धारण होगा। और वो हम लोग ये जनमत संग्रह का एजेंडा बनाकर हम लोग जाएंगे और जनता को अपना सेना, अपना पुलिस, अपना कर्मचारी, सार्वभौम सत्ता संपन्न मधेश स्थापना करना चाहती है, मधेश का समृद्धि चाहती है, मधेश में मधेसियों का नौकरियां चाहती है, लाखों लाख सरकारी नौकरियां। जैसे हम लोग टारगेट बनाए हैं कि अभी भी अदालत का देख लीजिए, पूरा का पूरा अदालत देखता है ना, तो अदालत में क्या जरूरी है पूरा का पूरा देखने लिए। ये एक कचहरी बनाया जाए, सामाजिक पहरेदार बनाया जाए, सामाजिक न्यायालय बनाया जाए और उसके बाद हम लोग का लाखों लाख लोग का, 10 लाख का टारगेट तो बनाया है कि मधेश में 10 लाख सरकारी नौकरियां स्थापना किया जाएगा। और आप लोग को यहाँ पर, अभी तो हम स्थानीय यही का हैं, हम लोग बारंबार यहाँ पे भी गाँव पालिका अध्यक्ष जी से भी हम लोग बारंबार आवाज़ उठाए हैं कि यहाँ पर नौकरी के लिए थोड़ा पहल किया जाए। जितना यहाँ पर फैक्ट्रियाँ सब लगी है, स्थानीयों को प्राथमिकता दिया जाए। अभी यूपी बिहार से आकर यहाँ पर लोग नौकरियाँ कर रहा है, तो हम लोग का यही परिवार MA BA पास लोग अभी गली गली में घूमता रहता है बेचारा, पढ़े लिखे लोग। तो नौकरी का नहीं होने के लिए भी हम लोग प्रताड़ित हैं, हमारे युवा सब प्रताड़ित हैं और पीड़ित है। अभी किसान का समस्या देख लीजिए, ज्यों का त्यों है। तो ये स्थानीय सरकार हम लोग बोलते हैं और ये क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रतिनिधि सभा का चुनाव हुआ, कितना सांसद हुए, मंत्री हुए, सिर्फ लाखों करोड़ों का बजट आ रहा है, लेकिन क्या है, सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हुआ। कृषि में कम बजट है, कृषि में तो बहुत ज़्यादा बजट है,
ज्ञान केंद्र में देख लीजिए अरबों रुपया है, लेकिन क्या है उस सिस्टमेटिक तरीका से वो लोग किसान के बीच में लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो उसको कैसे निर्धारण करके किसान का समस्या कैसे समाधान किया जाएगा, वो लोग ये जनमत पार्टी उसको पूरा का पूरा डिजाइन करके बैठा है कि जनता राज अगर आएगी, जनता राज का स्थापना होगा, जनमत पार्टी का सरकार बनेगा, जनता अगर चाहेगी स्थानीय सरकार की जिम्मेवारी देगी, तो पूरा का पूरा डिजिटल प्रावधान की तरह पूरा का पूरा उसे डिजिटल गांवपालिका डिजिटल स्थानीय सरकार के हिसाब से हम लोग उसका सिस्टम बनाए हैं। उसी सिस्टम से हम लोग का लक्ष्य आगे बढ़ रहा है। और अभी की अवस्था में हम लोग का पार्टी का खास लक्ष्य देखा जाए तो संगठन निर्माण करना है। अभी का पूरा हम लोग का लक्ष्य यही है, पूर्ण रूप से गांव कमेटी से लेके वहाँ पर प्रदेश तक, जिला स्तर तक पूरा का पूरा हम लोग टीम मजबूत करेंगे। और जनता को हमारा क्या है कि हम जनमत पार्टी का लक्ष्य उद्देश्य सिद्धांत क्या है, मकसद क्या है, और बस वही लक्ष्य उद्देश्य मकसद लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं अभी की अवस्था में। सर, चाहे प्रतिनिधि सभा का हो, चाहे प्रदेश सभा प्रतिनिधि का हो, ये पूरा का पूरा ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे हैं, लेकिन क्या है राज्य का संरचना जो है ना, उसी संरचना से वो लोग चला नहीं पा रहे हैं। पैसा रहने से सिर्फ ये देखिए दिमाग नहीं चलता है, दिमाग से पैसा चलता है क्या। तो अगर इन लोगों के पास दिमाग होता तो पैसा को अच्छे तरीक़े से यूटिलाइज कर सकते। जनता में अभी देखिए लगभग स्थानीय में ही देखा जा, स्थानीय और प्रतिनिधि सभा जो संसद है हम लोग का, करोड़ों रुपया आता है ना। और करोड़ों रुपया का अगर हम लोग एक एक गांव में अगर बनाए होते तो 5 वर्ष में 5 गांव का पूरा एक 5 गांव अगर एक गांव से शुरू करते हैं तो दूसरा गांव जरूर कहीं ना कहीं इंड होगा। तो वहाँ पे एक गांव का शुरू करते तो 10-5 किलोमीटर हम लोग पूर्ण रूप से बना सकते हैं। लेकिन ऐसा अवस्था मर्चवार के गली गली में जाइए, अभी जैसे 10 वर्ष पहले था वही अवस्था आज भी है। जबकि हम लोग को 20-25 वर्ष पहले मर्चवार का शुद्धिकरण हो जाना चाहिए था। हम लोग के ही एरिया में देखिए, हम लोग का रोहिणी तो थोड़ा डेवलप हुआ है, भौतिक रूप से डेवलप हो गया है, लेकिन क्या है यहाँ पर जैसे किसान का समस्या है, अभी खाद बीज बीजन का समस्या है, नौकरिया का समस्या है, यहाँ पर जो डिजिटल एक गांवपालिका स्तरीय सुविधा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, साधन स्रोत का व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग का कमी कमजोरी क्या है कि पैसा होने से सिर्फ यहाँ पर हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि लोग आज से नहीं, वही पुराने प्रतिनिधि लोग हैं क्या, जो जमींदार लोग हैं, शासक वर्ग लोग थे, सामंतवादी लोग थे, और वो 70 वर्ष से जो राजनीति कर पुराने जो घिसे पिटे हुए लोग, जो बासी हम लोग कहते हैं ना, बासी सड़े गले का खाना लोग हैं ये लोग, जो दुर्गंध दे चुके हैं, वही दुर्गंधित लोग आकर जगह पे बैठ गए हैं। इस दुर्गंधित लोग से हम लोग का कल्याण नहीं होगा। ये जमींदारी शासन से, सामंतवादी शासन से, राणा तंत्र से, ये क्या बोलते हैं, ये पूंजीवादी लोग से ये सब परिवर्तन नहीं होता है। और जनता कहीं ना कहीं इसी चीज़ में भ्रमित है, और यही लोग उनको भ्रम डाल के जब चुनाव आता है दारू मासू का राजनीति करते हैं, वहाँ पर जाति धर्म समुदाय का राजनीति करते हैं। यादव के पीछे घूमता है, थारू के पीछे घूमता है, मुस्लिम के पीछे घूमता है, ब्राह्मण के पीछे घूमता है, जनजाति के पीछे घूमता है, गुप्ता के पीछे घूमता है। तो ये सब जातीय संरचना हो गया है क्या, उस संरचना को हम लोग को तोड़ना है। यहाँ पर क्या है कि हम मधेसी हैं, और यहाँ पर नेपाल में सिर्फ 2 ही जात है, एक मधेसी है और एक पहाड़ी है। और इस तरीक़ा से अगर हम लोग को मधेश में जितना भी बजट आता है सही ढंग से, हम लोग 75% राजस्व उठाते हैं ना, अभी भी राजस्व हम लोग कितना पा रहे हैं, 10-15% पा रहे हैं। उस 10-15% में जनता के बीच में कितना जा रहा है, सिर्फ 5% जनता के बीच में जा रहा है। बाकी सब लोग तो वो क्या बोलते हैं, श्री गणेशाय नमो सोहा कर रहे हैं क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, होम कर रहे हैं, वो होम में गिरा रहे हैं। तो होम करने से ये मधेश का मधेसी जनता का समृद्धि नहीं होगा। तो हम लोग का लक्ष्य यही है कि ये पहले का जो सामंतवादी लोग हैं, पहले का पूंजीवादी लोग हैं, जमींदारी शासक लोग हैं, ये मधेश में ये लोग से कुछ कल्याण नहीं होने वाला है। अब का बारी आ गया कि हम लोग दलित समुदाय का, जो पहले से पिछड़े हुए हैं, दलित समुदाय, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको जगह क्यों नहीं दिया जा रहा है, वो लोग आगे क्यों नहीं रहा है। अभी भी छुआछूत का विभेद चल रहा है, उनको भी अभी तीसरे दर्जा का नागरिक के रूप से व्यवहार किया जा रहा है।
तो दलित का बेटा, पढ़ा लिखा लोग ये समाज स्वीकारे, उनको जगह दे। पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक अंगूठा टेक वाले से परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग का वही है कि आगे के दिन में हम लोग कैसे परिवर्तन कर सके, एक गरीब का बेटा जगह पर पहुंच के अपना शासन चलाए। और इन लोगों से जो 70 वर्ष से 80 वर्ष से 20 वर्ष से 25 वर्ष से जो शासन कर रहे हैं, ये सब पुराने हो चुके हैं। इनका पुरान ये संकुचित विचारधारा बन चुका है। इन लोगों से कल्याण कभी नहीं होने वाला है। इसीलिए ये जनमत पार्टी का उदय हुआ है कि आपका गरीब का बेटा, आपका किसान का बेटा, आपका एक गरीब महिला का कोख से जन्मा हुआ बेटा आपके जा पर वहाँ पर स्थानीय निकाय का, सरकार का प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधित्व करे, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करे, तभी जाके हम लोग परिवर्तन मधेश में ला पाएंगे। मधेसी जनता से दो हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध यही करना चाहते हैं कि आप लोग के बीच में अभी भी कुछ देखना बाकी नहीं है। अब आप लोग को सिर्फ देखना यही है कि जनमत सरकार लाना है और जनता का राज लाना है। आप लोग तो किसका नहीं देखे, सबका दे चुके। 70-75 वर्ष से आप लोग कांग्रेस को भी देखते आ रहे हैं, माओवादी का जनयुद्ध भी देखे, 62-63 से मधेश का आंदोलन भी देखे। तो एमाले कांग्रेस का भी शासन आज से नहीं, सदियों से देख रहे हैं। तो इन लोगों का रापरापा की राजतंत्र भी देखे, गणतंत्र भी देखे, वो क्या बोलते हैं उसको, राणा तंत्र भी देखे। मधेश का और मधेसी जनता का परिवर्तन कहाँ कब आया? और आज भी जितना हम लोग 25 वर्ष पहले शोषण दमन अत्याचार में फंसे हुए थे, उससे ज़्यादा कहीं हम लोग दिन प्रतिदिन जकड़ते जा रहे हैं। आज भी हम लोग का मधेसी जनता का, दलित समुदाय का, लगभग दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का लगभग हम लोग 41 लाख, हम लोग के बीच में 41 लाख लोग नागरिकता विहीन हैं, अनागरिक बने बैठे हुए हैं। अभी भी नौकरियां नहीं मिल पा रही है, अभी भी कोई भी साधन स्रोत का उपयोगी उपभोग मधेसी जनता नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर आता है आरक्षण का नाम, आप देख लीजिए, आरक्षण का तो आता है मधेसी दलित के लिए आता है ना, तो पहाड़ी खसवादी शासक लोग उसको बजा देते हैं। जनजाति का कोटा आता है तो पहाड़ी जनजाति बजा देता है, मुस्लिम का आता है तो पहाड़ी मुस्लिम बजा दे रहा है। तो ये सब कहने के लिए सिर्फ दलित लोग आज क्यों पिछड़े हुए हैं, सब का सब दलित लोग का कोटा पहाड़ी दलित लोग बजा देता है। यहाँ तक नहीं, हमारे सीडीओ साहब जी मधेसी, यहाँ पे मधेश में रहने वाले पहाड़ी लोग को भी मधेसी प्रमाणित कर रहे हैं। बताइए, एक ही चीज़ से, सिर्फ भौगोलिक रूप से अगर उनको मधेश प्रमाणित, तो हम भी काठमांडू में जाकर बैठते हैं, हमारा भी पहाड़ी खसवादी शासक का ऊपर प्रमाणित करिए, हमको भी पहाड़ी बनाइए, तो हम पहाड़ में जाकर पहाड़ी हो जाएंगे, वो लोग मधेश में आकर मधेसी हो जाएंगे। ऐसा होता तो हम अमेरिका में जाकर बैठ जाएंगे तो अमेरिकन बन जाएंगे। ये सीडीओ साहब को जानकारी होना चाहिए। सिर्फ एक ही नहीं होता है, भूगोल, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, पहचान, उसका तमाम क्राइटेरिया होता है, तभी जाके वो जाति समुदाय का प्रमाणित होता है। सिर्फ मधेश में बैठने से मधेसी प्रमाणित नहीं। तो हम यही जताना चाहते हैं कि अब भी कुछ देखना बाकी नहीं है। और अंत में हम लोग को मधेसी जनता का, ये मधेसी जनता के लिए मधेसी जनता से मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ जनता राज ला दीजिए, और जनता राज का परिकल्पना आप लोग, अभी आपको अनुभूति, पहले अभी तो अनुभूति हो रहा है कि आपको ये क्या पंचायती व्यवस्था नहीं, ये राणाकालीन व्यवस्था है। आपको जनता को अभी यही व्यवस्था रहा है, ये जंगली राज है। ये जंगली राज नहीं, ये आपका जनता राज स्थापना होगा। और जनमत के साथ आप लोग जुड़िए। आने वाले स्थानीय निकाय का चुनाव हो या प्रतिनिधि सभा का चुनाव हो, हम लोग चुनाव में सहभागी हो रहे हैं। ये जन अभिमत का कदर करने लगिए। आप जनता का अभिमत का कदर करने के लिए आप मधेश का समृद्धि चाहेंगे, मधेश का आज़ादी चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, मधेश में नौकरियां, सरकारी नौकरियां चाहेंगे, मधेसी किसानों का समस्या समाधान करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे। और आपको कोई नारा जुलूस नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना है, तोड़फोड़ नहीं करना है। बृहत शांतिपूर्ण तरीका से बंद कोठरी में बैठ के लाउड स्पीकर पे छाप लगाना है, लाउड स्पीकर पे आंख बंद करके चुपचाप मुहर लगाना है, और कुछ इधर उधर साइड हम लोग को नहीं देखना है। और इसी लाउड स्पीकर के अगर छाप लगा दिए तो आपका जनता राज स्थापना हो जाएगा। यही मैं अंत में कहना चाहता हूं।